साथियों बहुत बहुत नमस्कार, आपका सुप्रभात। आप कैसे हैं? मैं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा प्रतिदिन की तरह सुबह 7 बजे लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रतिदिन के महत्वपूर्ण समाचारों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। करंट अफेयर की सीरीज शुरू करूं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी करंट अफेयर की सीरीज या जो भी क्लास यूट्यूब पर आपके कोचिंग जंक्शन चैनल की तरफ से आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि कोचिंग जंक्शन प्रयागराज में ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहा है। 4 मार्च से वहां पर यूपीएसआई की बैच शुरू हो रही है। समय होगा शाम के 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रयागराज के आसपास के हैं तो जरूर प्रयागराज सेंटर पर जाइए, एडमिशन लीजिए और यूपीएसआई बैच, यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी मन लगा करके एकदम अच्छे से कोचिंग जंक्शन टीम के साथ करिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर की सीरीज इस एक न्यूज के साथ। आज की पहली न्यूज है द्वितीय भारत समुद्री शिखर सम्मेलन यानी सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। अब इसी पर प्रश्न बनाया गया है कि दूसरे समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा। आज दोपहर तक यह प्रश्न वैलिड है। इसके बाद यही प्रश्न बन जाएगा कि दूसरे समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया। ठीक है ना। तो चूंकि न्यूज की हेडलाइन ही है पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, तो आप सीधा सीधा लगा देंगे ठीक कि दूसरे समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया दोपहर के बाद से, तो आप लगाएंगे श्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो भारत शिखर सम्मेलन है, दूसरा भारत शिखर सम्मेलन है, मैरीटाइम इंडिया समिट है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें 50 से ज़्यादा देश शामिल क्यों हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि भारत एक विशाल तट रेखा वाला राज्य है। देखेंगे कि भारत जो है लगभग अपने 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है और इसी कारण जो है भारतीय महाद्वीप को एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है, उपमहाद्वीप को एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला का जो कॉन्सेप्ट होता है, पेनिनसुला उस एक खंड के भाग, उस स्थल खंड के भाग को कहते हैं जो 3 तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। चूंकि भारत का ज्यादातर जो क्षेत्र है, भारत का एक बड़ा जो क्षेत्र है वो कहाँ से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो देखा जाए तो समुद्र को लेकर के भारत के पास इस क्षेत्र में करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। समुद्र से संबंधित रोजगार, पर्यटन, तमाम तरह की चीजें जो है करने के लिए भारत के पास बहुत पोटेंशियल, बहुत क्षमताएं हैं। इसी पोटेंशियल को टैप करने के लिए, इसी क्षमताओं को जो है हासिल करने के लिए द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों के बिजनेस प्रतिनिधि, सरकारी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति हिस्सा लेंगे, वर्चुअली हिस्सा लेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के इन जो समुद्री क्षेत्र हैं इनमें जो है किस बंदरगाह को कैसे विकसित किया जाए, या जो है जैसे आप जानते हैं कि पर्यटन में सी क्रूज वगैरह होता है, कौन से जो है घूमने वाली पोते वगैरह की जाए। तो मतलब पूरा ये जो मैरीटाइम क्षेत्र है इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसी पर चर्चा होगी। और एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह सम्मेलन सफल रहा तो लगभग भारत में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो सकता है। अब 2 लाख करोड़ का अगर निवेश हो जाएगा तो इससे जो है एक तो इस क्षेत्र का जो है विकास हो जाएगा, पहली बात, थोड़ा सा आधुनिकता आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी पूंजी आएगी और इससे क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के विदेशी पूंजी आने से, इन्वेस्टमेंट आने से जो है चहुमुखी फायदा होता है। ठीक है ना। देश को क्या होता है, चहुमुखी फायदा होता है। तो इस बात को नोट कर लेंगे कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अगर आपसे पूछा जाएगा आज के बाद से किसने किया तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मनसुख मांडविया जो है पोत परिवहन मंत्री हैं। ठीक है ना, पोत परिवहन मंत्री हैं। पोत परिवहन या प्रमुख बंदरगाह, ये सब पूरा डिपार्टमेंट किसके पास है, ये सब पूरा डिपार्टमेंट है मनसुख मांडविया के पास। ठीक है ना। जय शाह का नाम है, जय शाह जो है आप जानते हैं श्री अमित शाह जी के बेटे हैं। इनके पास सरकारी मंत्रालय कोई नहीं है। ठीक है ना, सरकारी मंत्रालय कोई नहीं है।
भारत सरकार में नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं ये, ठीक है ना, बीसीसीआई के क्या है, कोषाध्यक्ष हैं। चलिए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार करंट अफेयर का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। 70 साल बाद देश में फिर रफ्तार भरेंगे चीते। देखिए न्यूज को आप अच्छे से पढ़िए, न्यूज में ही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक छुपा हुआ है। न्यूज में क्या लिखा हुआ है, 70 साल बाद देश में फिर से रफ्तार भरेंगे चीते। इसका मतलब क्या है, इस समय चीतों की संख्या क्या है, इस समय चीते भारत में विलुप्त हो गए हैं, पहले से ही पता चल पा रहा है। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि 70 साल बाद देश में फिर से रफ्तार भरेंगे चीता, यानी चीता इस समय क्या है, भारत में नहीं है। इन्हें रखा जाएगा मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में, ठीक है ना। अब प्रश्न मैंने यही बना लिया है कि वर्तमान समय में भारत में चीतों की संख्या कितनी है, लगभग 10,000, 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 100। और चौथा जो सही जवाब है वो हमने बना लिया है, चीता भारत में विलुप्त हो गए हैं। अगर ये हेडिंग आप नहीं पढ़े न्यूज में और ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में भारत में चीतों की संख्या कितनी है, तो आप इस पर तो कम से कम टिक नहीं ही लगाओगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस पर टिक अगर नहीं लगाओगे जब तक इस बारे में आप जानते नहीं रहोगे। क्या सोचोगे कि यार लगभग 10,000 तो होने ही चाहिए चीते, नहीं 10,000 तो कहीं कोई व्यक्ति सोचेगा यार इतने चीते हैं, 1 लाख से ज़्यादा चीते होने चाहिए। लेकिन भैया इस समय भारत में चीते विलुप्त प्राय हैं, चीतों की संख्या क्या है, 0 है। जिसे आप देखते हैं वह चीता नहीं वरन क्या है, वरन उसका नाम है बाघ। क्या नाम है, बाघ। अगर यही मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, और विकल्प में आपसे नाम दे दूं कि पहला नाम दे दूं शेर, दूसरा नाम दे दूं बाघ, तीसरा नाम दे दूं जो है चीता, और चौथा नाम दे दूं जो है क्लाउडेड लिपोर्ड, ठीक है ना, हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है, क्लाउडेड लिपोर्ड, ठीक है ना, तेंदुआ कहते हैं, क्लाउडेड मतलब जो है हिम तेंदुआ नाम याद आ गया। चौथा मैं आपको नाम दे दूं हिम तेंदुआ। अब बताइए सही विकल्प क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भैया भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, जिसे आप कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना, राजसी बाघ कहते हैं। और इसका कुल कौन सा है, इसका कुल है पैंथेरा टिग्रिस। क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। लेकिन ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, इस फिगर को आप देख लीजिए, ये जो पशु दिख रहा है आपको, ये बाघ नहीं है। इसके चेहरे को ध्यान से देखिए, ये बाघ नहीं है बल्कि क्या है, ये है चीता, ठीक है ना। बाघ का जो चेहरा होता है आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं तो थोड़ा इस तरीके से होता है, तो उनमें ये काली पट्टी, ये काली पट्टी, ये काली पट्टी, ये काली पट्टी, यहाँ आंखें होती हैं ऐसे करके। तो बाघ जो है दूसरा होता है, चीता जो है दूसरा है, ठीक है ना। शेर से तो आप परिचित हैं, शेर में भी कई प्रकार के शेर होते हैं, एशियाई शेर वगैरह। लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राजसी बाघ है, ठीक है ना, रॉयल बंगाल टाइगर है। उसमें चीता को सही न करिएगा, चीता इसमें भारत में है नहीं। चीता को पर्यावरणविद जो है पुनः भारत में बसाने की तैयारी कर रहे हैं और पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो कूनो पालपुर एरिया है, अभ्यारण्य है, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसमें उनके रहने की व्यवस्था एकदम ठीक रहेगी। और नामीबिया से उनको लाने की व्यवस्था की जा रही है ना। नामीबिया कहाँ है, नामीबिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है ना। नामीबिया से बात भी चल रही है, लगभग आज मुझे लगता है 10 वर्षों से जो है यह योजना चल रही है कि चीता को जो है नामीबिया से उठा करके कम से कम एक साथ एक परिवार को लाया जाए। एक परिवार का मतलब जिसमें 4 शावक हों, एक मादा चीता हो, एक नर चीता हो, ताकि जो है इनकी संख्या में वृद्धि होती रहे, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण बात आपने जानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु चीता नहीं वरन क्या है, बाघ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तमिलनाडु से संबंधित न्यूज है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने वन्याकुल क्षत्रिय समुदाय को 10.5% आरक्षण देने का जो बिल था उसको अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो वह क्या बन गया, कानून बन गया। कहने का मतलब अब वन्याकुल क्षत्रिय समुदाय को तमिलनाडु में क्या मिल जाएगा,
10.5% का अतिरिक्त आरक्षण मिल जाएगा। इस प्रकार से तमिलनाडु में आरक्षण की जो सीमा हो जाएगी 69% हो जाएगी। ठीक है ना। एक प्रश्न बन जा रहा है कि तमिलनाडु में हाल ही में किस समुदाय को 10.5% आरक्षण प्रदान किया गया, तो आप बताएंगे वन्निया कुल क्षत्रिय समुदाय को प्रदान किया गया। इसमें तमाम तरह के विवाद हैं, इसमें रिट वगैरह मतलब जो है लोगों ने रिट याचिका दाखिल कर दी है। आरक्षण का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल रोटियां लोग सेक रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे हैं जो है, इस पर जाना उचित नहीं समझ रहा हूँ इस वक्त। ठीक है ना। चलिए अगला समाचार देखते हैं और काम की चीज़ देखते हैं, परीक्षा उपयोगी क्या है। एक थोड़ा सा स्टैटिक करंट की बात है, स्टैटिक कंसेप्चुअल बात है। आज से प्रयास ये रहेगा कि जब न्यूज़ में जो है बताने लायक कुछ नहीं रहेगा तो ज़बरदस्ती मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा। जैसे मेरी आदत रही है, मैं आपको फालतू चीज़ें बता करके आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। आजकल की प्रथा ये है कि करंट अफेयर के नाम पर ढेर सारे लोग जो है दिन भर आपको बताएंगे कि ब्राज़ील में जो है ये व्यक्ति क्या चुना गया, ये व्यक्ति जो है वहाँ संगीतकार नियुक्त हो गया, इसका नाम नोट कर लीजिए, 2 मार्च को जो है संगीतकार नियुक्त हुआ है। भाई ये भी तो देखना है कि ह्यूमन मेमोरी की कैपेसिटी क्या है, यह जो है क्यों आवश्यक है। भाई याद करना आवश्यक नहीं है आपके लिए आवश्यक है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। और धीरे धीरे परीक्षा का पैटर्न भी जो है फैक्चुअल से एनालिटिकल की तरफ बढ़ता जा रहा है। फैक्ट तो कंप्यूटर भी बता देगा, तो फिर जो है आपको क्यों नौकरी में रखा जाए। अगर आपसे फैक्ट ही अगर आपका काम देगा तो किसी कंप्यूटर से पूछ लिया जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि परीक्षा का पैटर्न जो है एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल हो जा रहा है बजाय फैक्चुअल के। तो फैक्ट रटने के बजाय जो है कॉन्सेप्ट के एनालिसिस पर ध्यान दिए। जबरदस्ती चीज़ों को करंट अफेयर के नाम पर न रटिए, अपना समय न बर्बाद करिए। उसकी बजाय ऐसे चीज़ों को पढ़ने में लगाइए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बन गया है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। 4 विकल्प है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर सेबी। ठीक है ना। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेपो दर क्या है, अगर आप रेपो दर समझते होंगे तो आप तुरंत सही विकल्प लगा देंगे कि रेपो दर का निर्धारण कौन करता है। रेपो दर ब्याज दर है। क्या है? ब्याज दर। कैसा ब्याज दर है? वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को छोटी अवधि के लिए, किसके लिए? 60 टर्म के लिए, ध्यान दीजिएगा, 60 टर्म के लिए लोन यानी ऋण देता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेपो दर। रेपो दर क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? उस ब्याज दर को कहा जाता है। यानी रेपो दर क्या है? एक प्रकार का ब्याज दर है, आरबीआई द्वारा लिया जाने वाला, जो आरबीआई बैंकों को छोटी अवधि के लोन देने के बदले जो है उनसे वसूलता है। ठीक है ना। यानी भारत में रेपो दर का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में रेपो दर का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि वही लोन देता है। तो जो लोन देगा वही जो है दर का निर्धारण कर देगा, वही ब्याज का निर्धारण करेगा कि कितना जो है इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक ना। रेपो दर आपको समझ में है ना। रेपो दर कुछ नहीं है, रेपो दर सिंपली एक ब्याज दर है। ऐसा ब्याज दर है जिसे जो है बैंक वाले उधारी लेते हैं रिजर्व बैंक से छोटी अवधि के लिए। ठीक है ना। रेपो दर क्या है? ऐसा ब्याज दर है जिसे छोटी अवधि के लिए बैंक किससे उधार लेते हैं? आरबीआई से। या कह लीजिए उल्टा टर्म इसका कह लीजिए कि रिजर्व बैंक इंडिया बैंकों को छोटी अवधि के लिए उधार देता है उस ब्याज दर पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है मैं मसीहा नहीं, इसका अंग्रेजी नाम है आई एम नो मैसी। ठीक है ना। आई एम नो मैसी, ये भी दिख भी रहा है आपको। ये एक बुक लॉन्च हुई है, आई एम नो मैसी, यानी हिंदी अनुवाद है उसका मैं मसीहा नहीं। सोनू सूद के जो है आत्मकथा के बारे में है। आप जानते होंगे कि यह जो है भारतीय फिल्मों के एक सफल विलेन थे। विलेन तो जानते हैं ना, जो काम समाज के अगेंस्ट करता है उसे विलेन कहा जाता है। फिल्मों में तो विलेन थे, लेकिन असल जिंदगी में
ये बिल्कुल हीरो बन गए। लॉकडाउन के समय जो है इन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत किया, जितनी इनकी टीम ने मेहनत की, वह जो है बिल्कुल काबिल तारीफ है और इनको बिल्कुल हीरो कहा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रकरण के कारण सोनू सूद स्वयं चर्चा में है। तो उन्होंने एक किताब निकाली जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, और इस पुस्तक में जो है उनके इसी अनुभव का जो है वर्णन किया गया है, खासकर लॉकडाउन के समय का वर्णन किया गया है, कैसे जो है वो मजदूरों की मदद करने को प्रेरित हुए, ठीक है ना। तो मैं मसीहा नहीं नामक पुस्तक सोनू सूद के साथ अरुंधति राय ने लिखी है। ये गलत है, मीना के अय्यर ने लिखा है। मीना के अय्यर क्या है? एक पत्रकार है, ठीक है ना। मीना के अय्यर के साथ सोनू सूद ने यह किताब लिखी है, आई एम नो मेसी, हिंदी में कहेंगे मैं मसीहा नहीं। नोट कर लीजिएगा, सोनू समय इस पूरे लॉकडाउन के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। तो हो सकता है उनकी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाए कि उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ तो नहीं है, प्रश्न है। प्रश्न बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मार्च का महीना चल रहा है। आप में से जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल का मतलब जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़े पदों पर, छोटे पदों पर, तो वो थोड़ा सा इस प्रश्न से परिचित होंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियुक्ता मतलब जो नौकरी देता है उसे क्या कहते हैं? नियुक्ता देते हैं। जैसे मैं अगर जो है किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा हूं तो मेरे लिए सरकार क्या हो गई? मेरे लिए सरकार हो गई नियुक्ता, ठीक है ना। या आप जो है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी नियोक्ता क्या हो गई? वो कंपनी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, आयकर अधिनियम में कॉन्सेप्ट है, जब भी आप नौकरी करेंगे तो आपका साल भर में जितना भी आय हुआ, मतलब साल भर की जितनी भी आमदनी हुई, उस आमदनी पर वह कंपनी क्या कर लेती है? इनकम टैक्स काट लेती है। वह कंपनी या वह सरकारी विभाग इनकम टैक्स काट लेता है, जिसे कहा जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना। मतलब जो भी विभाग है, जो भी नियोक्ता है, उसको जो है यह निर्देश दिया गया है कि आपके यहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का जो है आप इनकम टैक्स काट करके सरकार के पास जमा कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो इनकम टैक्स सरकार या वह विभाग काटता है उसी का एक प्रमाण पत्र देता है कि हमने जो है इतना इनका इनकम टैक्स काटा है, और वो वेरीफाइड भी रहता है, आयकर विभाग के जो है वेबसाइट से भी वेरीफाइड भी रहता है। तो जो प्रमाण पत्र देता है वह प्रमाण पत्र एक फॉर्मेट पर बनता है और उस फॉर्मेट का नाम है फॉर्म 16। क्या नाम है? फॉर्म 16। जो नौकरी वगैरह कभी नहीं किए हैं पर प्राइवेट या सरकारी, उनको फॉर्म 16 नहीं पता होगा, लेकिन जैसे जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी बहुत नहीं पता है। वो क्या करते हैं? बैंकों में जाते हैं लोन लेने, ठीक है ना। तो बैंकों में जब लोन लेने जाते हैं तो एक लोन होता है आपकी सैलरी लोन, ठीक है ना, लोन अगेंस्ट योर सैलरी। तो बैंक आपसे मांगता है कि आपका फॉर्म 16 कहाँ है, आप फॉर्म 16 लेकर के आइए। तो लोग जाते हैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में, कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट जाते हैं और वहाँ से फॉर्म 16 लाते हैं। फॉर्म 16 में जो है चूंकि प्रमाण पत्र रहता है कि इन्होंने कितना टैक्स दिया है, तो बैंकों को यह पता चल जाता है कि इनकी आमदनी कितनी हुई है, ठीक है ना। यह क्या होता है? यह वेरीफाइड होता है, प्रमाण पत्र होता है, यह बिल्कुल एक्चुअल होता है। इसे लोगों को उतना ही देना अनिवार्य होता है जितना उन्होंने टैक्स काटा है, ठीक ना। तो आयकर अधिनियम में फॉर्म 16 नोट कर लीजिएगा, फॉर्म 16 एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए टैक्स यानी कर की राशि को प्रमाणित करता है कि कितना जो है टैक्स काटा गया है। फॉर्म 16 में सिंपली जो है वर्णन रहता है कि आपकी एनुअल सैलरी कितनी है। आपकी एनुअल सैलरी अगर 5 लाख है तो उसका वर्णन रहता है, और उस पर आपने जो है कितनी बचत वगैरह की है उसका उसमें बचत रहता है। लास्ट में जो है लिखा रहता है कि आपका जो है आयकर कितना काटा गया है, ठीक है ना। आयकर मान लीजिए आपका 50,000 काटा गया है
तो यह रहता है और उसको जो है कंपनी का एक भार साधक अधिकारी प्रमाणित करता है कि हमने जो है इनके इनकम में से इतना टैक्स काट करके सरकार को जो है जमा करा दिया है। ठीक ना। ये सब इस प्रकार के प्रश्न जो है बेसिकली यूपीएसआई और यूपी पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक सवाल हैं, उनको भी जो है आपको देखते रहना चाहिए साथ साथ में ही। एक और जो है स्टैटिक जीके का ही सवाल है, करंट का तो नहीं है लेकिन स्टैटिक जीके का ही सवाल है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? आपसे जो है यह बहुत ही मुश्किल रेयर केस में पूछा जाएगा कि आज की तिथि में कितने अनुच्छेद हैं, क्योंकि हो सकता है जब प्रश्न बनाया जाए उसके तुरंत अगले दिन बाद जो है क्या हो, सदन जो है चलने लगे और कोई नया अनुच्छेद पारित हो जाए तो संख्या बढ़ जाए या घट जाए। तो यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम रहती है कि आज की तिथि में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। उससे ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। सही जवाब है जब संविधान को अपनाया गया था उस समय जो है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। आज जो है लगभग 448 से के आसपास जो है अनुच्छेद हैं। एग्जैक्ट जो है गिनती अभी लोकसभा का टर्म हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ठीक है ना। आप पता कर लीजिएगा कितना है, लेकिन आज जो है लगभग 440 से ज़्यादा जो है अनुच्छेद इस समय है। लेकिन जब संविधान बना था, जब पहली बार जो है अपनाया गया था तो उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। इसको आप स्टार लगा के याद कर लीजिए, पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है ना। तो इस सारे प्रश्नों के साथ जो है आज की इस करंट अफेयर की सीरीज से अलविदा लेते हैं। खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, करंट अफेयर से अपडेट रहिए, अखबार भी जरूर पढ़िए और करंट अफेयर की सीरीज भी देखिए। समग्र जो है आपका विजन क्लियर होगा। जय हिंद, नमस्कार।